28 साल की सोयन अपनी बीमार माँ से मिलने जा रही होती है। रास्ते में फैमिली फ्रेंड संगो, जो स्ट्रॉबेरी फार्मर है, उसे लिफ्ट देता है। सोयन का फोन ट्रेन में खो गया था, तो वो संगो का फोन यूज करती है। माँ के घर पहुंचकर वो पुराने लैंडलाइन को एक्टिवेट करती है और अपने फोन पर कॉल करती है। कॉल रिसीव करने वाला इनाम मांगता है, लेकिन सोयन कुछ समझ नहीं पाती और कॉल कट हो जाता है। फिर उस नंबर पर कॉल्स लगने बंद हो जाती है। अचानक लैंडलाइन पर एक कॉल आती है। यंगसुक नाम की लड़की कहती है, तुमने सही कहा था, माँ बहुत बुरी है। सोयन कंफ्यूज हो जाती है। यंगसुक पूछती है, ये सुनी का नंबर है राइट? सोयन मना कर देती है और कॉल कट जाती है। बाद में सोयन हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाती है, जिसे ब्रेन ट्यूमर था। सोयान अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी, उनका रिश्ता ठीक नहीं था। अगले दिन वो अपने पिता की ग्रेव विजिट करती है, जहाँ डेथ डेट थी 27 नवंबर 1990, मतलब उनके निधन को 20 साल हो चुके थे। रात में फिर से यंगसुक का फोन आता है। क्या ये सुनी का नंबर है? सोयान फिर से गलत नंबर बताकर कॉल काट देती है। आधी रात अचानक शोर से उसकी नींद खुलती है। देखती है कि एक पेंटिंग गिर गई है, जिसमें उसके माता पिता की तस्वीर थी। पेंटिंग के पीछे छिपी सीढ़ियाँ मिलती है, जो एक हिडन बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसमें यंगसुक की डायरी और अजीब रिचुअल्स की डिटेल्स होती है। वही उसे यंगसुक की फोटो मिलती है, जिस पर डेट लिखी होती है 26 नवंबर 1990, उसके पिता की मौत से एक दिन पहले। अगले दिन सोयान संगो को वो फोटो दिखाती है और पूछती है, ये कौन है? क्या ये शेमन थी? संगो बताता है कि यंगसुक की माँ इस घर की केयरटेकर थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। रास्ते में सोयान को एक स्टोर दिखता है, जिसका नाम सुनी होता है। उसे एहसास होता है कि यंगसुक का कॉल शायद उसी स्टोर पर लगना चाहिए था, लेकिन गलती से उसके घर आ गया। असल में 1999 में यंगसुक इसी घर में रह रही थी और 2019 में सोयान। किसी तरह उनके बीच फोन कॉल जुड़ गया था, जिससे दोनों की कहानियां आपस में टकरा गई थी। रात में फिर से फोन बजता है। यंगसुक घबराई हुई चिल्लाती है, माँ मुझे जला डालेगी। उसी वक्त 1999 में उसकी माँ उसे बेसमेंट की सीढ़ियों पर जलाने की कोशिश कर रही होती है। हैरानी की बात ये थी कि 2019 में सोयान को उन सीढ़ियों से धुआं उठता हुआ दिखता है। वो हैरान रह जाती है और सब कुछ धीरे धीरे समझने लगती है। अगले दिन 18 नवंबर को यंगसुक फिर कॉल करती है। सोयान कहती है, मुझे तुम्हारी डायरी मिली है। हम एक ही घर में हैं, लेकिन अलग सालों में। मैं 2019 से बोल रही हूँ। यंगसुक को ये गलतफहमी लगती है और वो फोन काटने ही वाली थी कि सोयान कहती है, आज गिम्पो एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होगा। 1999 में यंगसुक और उसकी माँ घर में है। उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि यंगसुक पहले मेंटल हॉस्पिटल में रह चुकी थी। माँ उसे जबरदस्ती अजीब अजीब चीजें खिलाती थी, लेकिन उसकी स्टेप माँ कहती है कि जल्द ही वे ये घर छोड़ देंगे, जिससे यंगसुक ठीक हो जाएगी। तभी टीवी पर प्लेन क्रैश की न्यूज आती है। यंगसुक हैरान रह जाती है। सोयान सच बोल रही थी। अगले 3 दिनों तक सोयान और यंगसुक फोन पर कैजुअली बातें करती है। यंगसुक कहती है, मेरी माँ पागल है, उसे लगता है मेरा फ्यूचर डेंजरस है। वो मुझे किसी से मिलने नहीं देती और घर में लॉक रखती है। सोयान जवाब देती है, मेरे डैड 20 साल पहले फायर एक्सीडेंट में मरे थे। ये मेरी माँ की गलती थी, क्योंकि उसने गैस बंद नहीं की थी। इसी वजह से मुझे माँ से नफरत है। दोनों अपनी मम्मी को हेड करती थी, जिससे उनकी बॉन्डिंग गहरी हो जाती है। शॉकिंगली 1999 में सोयान के माता पिता उसी घर को खरीदने आते हैं, जहाँ यंगसुक रहती थी। ये घर उन्हें सस्ते में मिल रहा था। तब सोयान सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। यंगसुक चुपके से एडल्ट सोयान को कॉल करती है, जिससे सोयान 20 साल पहले अपने डैड और खुद की आवाज सुनकर इमोशन हो जाती है। यंगसुक वादा करती है, मैं तुम्हारे डैड को बचाऊंगी। 27 नवंबर को वो घर से भागकर सिटी पहुंचती है, जहां सोयान अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। वहाँ किचन में गैस लीक होने वाली थी, जिससे सोयान के डैड की मौत हो जाती। यंगसुक चोरी छिपे गैस बंद कर देती है और 2019 में सोयान की रियलिटी बदल जाती है। अचानक उसका घर बदल जाता है। उसके पास फोन वापस आ जाता है, बाल लंबे हो जाते हैं और लेग से बर्न मार्क गायब हो जाता है। अब उसके डैड मिस्टर किम जिंदा थे, यानी पास्ट के बदलाव ने फ्यूचर को बदल दिया था। इसे हम टाइमलाइन 2 कह सकते हैं। सोयान अपने डैड को जिंदा देखकर इमोशन हो जाती है, क्योंकि वो बचपन से उनके काफी क्लोज थी। फिर एक सीन में 1999 में यंगसुक अपने रूम की दीवार पर एक हैंड की ड्राइंग बनाती है, जो अचानक 2019 में सोयान को दिखती है। ये दर्शाता है कि टाइमलाइन हर पल बदल सकती है और जो कुछ पास्ट में होता है वो फ्यूचर को इफेक्ट करता है। ये मोमेंट अहम है और इसकी अहमियत हमें अंत में समझ में आएगी। सोयान अब खुश है, लेकिन यंगसुक की लाइफ में बदलाव नहीं आया। उसकी माँ अभी भी रिचुअल्स कर रही थी। एक वायलेंट रिचुअल के दौरान यंगसुक की माँ को कई फ्यूचर्स की इमेजेस दिखती है, जो उसे डराती है। ये रिचुअल इसलिए किया गया था क्योंकि यंगसुक की माँ ने उसे सोयान से बात करते हुए पकड़ लिया था। यंगसुक की माँ सोयान से कहती है, तुम चाहे जो भी हो इससे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन सोयान इंटरनेट पर यंगसुक के घर के एड्रेस को सर्च करती है और पता लगाती है कि यंगसुक आज मरने वाली है। उसकी माँ को पुलिस ने मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया था। वो ब्लैक मैजिक से यंगसुक की मानसिक बीमारी का इलाज कर रही थी, लेकिन जब ये नाकाम हुआ तो उसने यंगसुक को मार डाला।
सोयान डर के मारे ये सब यंग सुक को बताती है। यंग सुक अब घर में छुप जाती है। जब उसकी माँ चाकू से उसे मारने आती है तो यंग सुक उस पर हमला कर देती है। वो चिल्लाती है, मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या किया है? उसकी माँ जवाब देती है, तुम्हारा फ्यूचर बाकी लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत लोग मरने वाले हैं। यंग सुक अब अपनी माँ की शेमन बिलीफ से ऊब चुकी थी और उसने उसी चाकू से अपनी माँ को मार डाला जिससे वो उसे मारने आई थी। इस घटना के बाद टाइमलाइन थर्ड बन जाती है, जहाँ यंग सुक अब मरी नहीं, मतलब वो अब भी 2019 में कहीं न कहीं एग्जिस्ट करती होगी। यंग सुक अब पहली बार फ्री महसूस करती है। वो बिंदास होकर घूमती है, नई ड्रेस खरीदती है और अपना पसंदीदा चिकन खाती है। इसी बीच 2019 में ओल्ड संगो सोयान के घर स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। घर में क्रिसमस ट्री भी दिखता है, मतलब ये क्रिसमस का महीना है। सोयान स्ट्रॉबेरी खाती है और कुछ जूस उसके स्वेटर पर गिर जाता है। वहीं 1999 में संगो यंग सुक के घर पर स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। कुछ देर बाद उसे यंग सुक की माँ के बॉडी पार्ट्स फ्रिज में मिलते हैं, जिससे वो डर जाता है। हड़बड़ी में वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन कॉल सीधे सोयान के पास लग जाता है। यानी इस फोन से कोई भी कॉल करेगा तो वो 2019 में सोयान तक ही पहुंचेगा। सोयान फोन पर संगो की आवाज पहचान लेती है और तभी यंग सुक संगो को मार डालती है, क्योंकि उसे सच्चाई का पता चल चुका था। जैसे ही संगो मरता है 2019 में रियलिटी फिर से बदल जाती है। सोयान के स्वेटर से स्ट्रॉबेरी का निशान गायब हो जाता है। सोयान भागकर चेक करने जाती है और पाती है कि वो फार्म 20 साल पहले ही बंद हो चुका था। इस बार एक नई टाइमलाइन बन जाती है, टाइमलाइन 4, जहाँ ये जगह ही मौजूद नहीं होती। फिर वो दौड़कर पुलिस स्टेशन जाती है और पूछताछ करती है। एक मिडिल एज ऑफिसर है जो उससे पूछता है कि वो 20 साल पहले मरे आदमी के बारे में क्यों जानना चाहती है। वो अपनी कवर्ड से 1999 की एक डायरी निकालता है जिसमें कई सारी डिटेल्स होती है। ऑफिसर बताता है कि यंग की माँ को एक लेडी सीरियल किलर ने मारा था और वो अब लाइफ टाइम जेल में है। इसके बाद सोयान सुन्ही से मिलने जाती है, क्योंकि वही सारी कॉल्स का असली स्रोत थी। सुन्ही बताती है कि बचपन में उसने यंग से मजाक किया था और इसके बाद यंग ने उसके साथ बुरा किया। वो अपना बर्न मार्क दिखाती है और कहती है कि अगर यंग की माँ शेमन नहीं होती तो वो आज जिंदा नहीं बचती। उसी वक्त हमें 1999 का फ्लैशबैक दिखता है। 1999 में वही ऑफिसर जो अभी यंग था अपने सीनियर के साथ यंग के घर जाता है और पूछताछ करता है। यंग उसे पहचानने का नाटक करती है, लेकिन इस ऑफिसर को घर में स्ट्रॉबेरी बॉक्सेज मिलते हैं, जिससे उसे शक होता है। यंग सोयन को फोन करती है और उसे कॉन्फ्रंट करती है। यंग को पता चलता है कि उसे अब लाइफ टाइम जेल जाना है। सोयन पूछती है कि उसने उन दोनों को क्यों मारा। यंग बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो और पता लगाओ कि मैं जेल कैसे गई, ताकि मैं जेल जाने से बच जाऊं। वो कन्फ्रंट करती है कि उसने ये सब क्यों किया और वो समझ जाती है कि वो एक मर्डरर की मदद नहीं कर सकती। इससे यंग गुस्से में आ जाती है और उसे रिवेंज लेने का प्लान बना लेती है, क्योंकि उसने सोयान के डैड को बचाया था, लेकिन अब उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। यहाँ पर यंग के बारे में ऑफिसर और भी गहरी जांच करता है और उसे पता चलता है कि यंग को एंटी सोशल और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब गेम पलटने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 1999 में वही बच्ची और उसके डैड फिर से इस घर में आते हैं, क्योंकि वे यंग की माँ के बारे में जानकारी पाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में इंतजार कर रहे थे, ताकि इस घर को खरीद सके। लेकिन यंग ने अपनी माँ को मार डाला था, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकती थी? इस वक्त यंग को इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आज ये डील होने वाली थी। यंग को अब बदला लेने का एक अच्छा मौका मिल जाता है और इस बार वो बच्ची के सामने ही उसके डैड को मार देती है। इसी दौरान 2019 में सोयान अपने डैड के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है कि तभी एक नई रियलिटी स्टार्ट हो जाती है। अब उसके डैड फिर से गायब हो जाते हैं, यानी कि वो मारे जाते हैं और ये टाइमलाइन 5 की शुरुआत होती है। सोयान रोते हुए उसी पुराने घर पर पहुंचती है जो अब खंडहर बन चुका था, क्योंकि वो डील अब कभी नहीं हो पाई थी। यहाँ पर सोयान को एक नया और शॉकिंग ट्विस्ट पता चलता है। घर का कभी अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि लैंडलाइन फोन अब भी चालू था। फ्लोर पर खून के धब्बे थे और फोन पर सोयान लिखा था। जब सोयान ने फोन उठाया तो वो चिल्लाती है और पूछती है, तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? यंग सुक का जवाब था, मैंने जो फेवर किया था उसे वापस ले लिया है। अब तुम्हारा 8 साल का वर्जन मेरे सामने है। मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देती हूँ। अगर मुझे जवाब नहीं मिले तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। यंग सुक को लगता है कि अब पुलिस से बचने का एक ही तरीका है। अगर वो 99 में 8 साल की सोयान को मार देती है तो वो 2019 की टाइमलाइन से गायब हो जाएगी। यंग सुक ने सोयान को चेयर से बांध रखा था और वो अब इंटरनेट पर रिसर्च करती है। कुछ समय बाद वो एक एड्रेस देती है और यंग सुक को 5 बजे उस जगह पर जाने के लिए कहती है। यंग सुक उस जगह पर पहुंचती है जहां पर एक बड़ा गैस धमाका होने वाला था। इसका उद्देश्य यंग सुक को मारना था, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है। सोयान को फोन आता है और उसे पता चलता है कि यंग सुक अभी भी जिंदा है। इस बीच सोयान को ये भी पता चलता है कि पुलिस को वो मर्डर नाइफ कहाँ मिला था। वो नाइफ एक जंग कलेक्टर से मिला था और पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स के जरिए यंग सुक को पकड़ लिया था। यंग सुक फिर से घर पर पहुंचकर बच्ची सोयान को टॉर्चर करती है। वो उस पर उबालते पानी से हमला कर देती है, जिससे सोयान को तड़पना पड़ता है
और उसके पेट और पैरों पर जलने के निशान पड़ जाते हैं। इसी बीच सोयान के पिता के पेजर पर एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी पत्नी रजिस्ट्रार ऑफिस में उनका इंतजार कर रही है और बताया गया है कि वे उसी घर में गए थे। यहाँ से कहानी और भी ट्विस्टेड हो जाती है। यंग सुक उसे धमकी देती है कि अगर उसने सही एड्रेस नहीं दिया तो वो उसे भी मार डालेगी। अब सोयान की सारी उम्मीदें उस डायरी पर टिकी होती है जो वो उस ऑफिसर से चुराती है। वो फोर्स एंट्री करके उस डायरी को चुराती है और फिर उसे पढ़कर सही जानकारी पास करती है। यंग सुक को अपना मर्डर नाइफ मिल जाता है जिसे वह जला देती है। इसी बीच सोयान उसी डायरी के साथ घर लौटती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, समय के साथ रियलिटी फिर से बदल जाती है और एक नई टाइमलाइन 6 बन जाती है। इस बार उसका घर एक सामान्य घर जैसा नहीं है, बल्कि ये मिडिल एज यंग सुक का घर होता है। इस टाइमलाइन में यंग सुक जेल नहीं जाती क्योंकि उसने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को मिटा दिया था और सबूतों को नष्ट कर दिया था। अब वो अपने 99 वर्जन से फोन पर बात कर रही होती है जहां वो ये कहती है, तुम आज मर सकती हो। यहाँ पर ये साफ है कि सोयान और यंग सुक के बीच एक खेल चल रहा है जहां हर छोटी सी हरकत और बदलाव से रियलिटी बदल रही है। अब समय में और अधिक बदलाव आएंगे और इस बार यंग सुक के पास एक और अवसर होता है जिससे वो सोयान के साथ अपनी लड़ाई और भी गहराई में ले जाती है। यहाँ पर कहानी में एक नई जटिलता आ जाती है। 1999 में सोयान की माँ पुलिस स्टेशन जाती है और अपने परिवार के गुमशुदा होने की शिकायत करती है। उस समय शाम के 7:40 थे। ऑफिसर को यंग सुक पर शक होने लगता है तो वो अनऑफिशियल तरीके से उसकी इंक्वायरी करने के लिए यंग सुक के घर पर जाता है। वो अपने सभी नोट्स डायरी में लिखते हुए जाता है जो कि बाद में 2019 की डायरी में भी मेंशन होंगे। यंग सुक अपने घर पर झूठ बोलती है कि सोयान और उसके पति आए थे लेकिन फिर बाद में चले गए। हालांकि सोयान की मां को सोयान का रिबन बैंड मिल जाता है जो कि यंग सुक की झूठ बोलने की कोशिशों को सामने लाता है। ऑफिसर घर की जांच करने पर जोर डालता है लेकिन यंग सुक इसका विरोध करती है। इसी बीच 2019 में सोयान घर में फोन ढूंढने लगती है और वो उसी बेसमेंट में उसे पाती है। 1999 में सोयान की माँ और ऑफिसर उस घर को चेक करते हैं लेकिन उन्हें बच्ची सोयान कहीं नहीं मिलती। तभी सोयान का फोन यंग सुक के घर में गूंजता है जिससे वो डर जाती है और भागने के लिए कहती है कि यंग सुक उन्हें मार डालेगी। जब यंग सुक ने ऑफिसर पर हमला किया और उसे मार डाला तो सोयान की माँ डर से भागकर एक कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। अब 2019 में मिडिल एज यंग सुक बेसमेंट में आती है और सोयान पर पीछे से हमला कर देती है। यहाँ पर दोनों के बीच कड़ी लड़ाई होती है और सोयान अंततः एक कमरे में भागकर खुद को लॉक कर लेती है जैसे उसकी माँ ने किया था। अब उसके पास वही फोन था जो कई घटनाओं को जोड़ने वाला अहम कड़ी साबित हो सकता है। ये मोमेंट काफी इमोशनल और रहस्यमय है क्योंकि अब दोनों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है और एक दूसरे को समझने का समय आ गया है। सोयन की माँ फोन पे मदद मांगती है और सोयन उसे कहती है कि रूम में जो भी चीज हो उससे यंग सुक को मारने की कोशिश करे। लेकिन 1989 में यंग सुक ने सोयन को रूम के बाहर ही छोड़ दिया था। माँ की आवाज सुनकर बाहर आती है और फोन वही छोड़ देती है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें दोनों को कई चोटें लगती है। आखिरकार सोयन की माँ यंग सुक को रेलिंग से नीचे धकेल देती है। दोनों गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब असली कहानी सामने आती है। जैसे ही वो गिरते हैं 2019 की रियलिटी बदल जाती है और घर फिर से खंडर बन जाता है। ये टाइमलाइन 7 है। सोयन घर से भागकर हॉस्पिटल जाती है लेकिन वहाँ उसकी माँ का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस स्टेशन से भी घर के ओनर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। सोयन बाद में अपने डैड के ग्रेवयार्ड जाती है जहाँ डेथ डेट दिसंबर 11 था। तभी अचानक उसकी माँ आती है और सोयन को मोबाइल स्विच ऑफ करने पर डांटने लगती है। हम देख सकते हैं कि उसकी माँ के हाथ और गले पर चोट के निशान हैं, जो ये बताते हैं कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए कभी तगड़ी फाइट की थी। दोनों ग्रेवयार्ड से निकलने लगते हैं लेकिन तभी सोयन की माँ बीच रास्ते में रियलिटी से गायब हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में दिखता है कि यंग सुक रेलिंग से गिरने के बाद मरा नहीं था, वो जिंदा है। फाइनल सीन में सोयन को उस घर के बेसमेंट में चेयर से बंधा हुआ दिखाया जाता है जो टाइमलाइन 8 बन जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। फिर बूम, फिल्म यही खत्म हो जाती है।